आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सिर्फ व्यापार की नहीं है। ये कहानी है हौसले की, दूरदर्शिता की और बदलते वक्त के साथ आप कह सकते हैं कदम मिलाने की। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। बृजमोहन लाल मुंजल जी, जन्म हुआ 1 जुलाई 1923 को। खमालिया गांव, ये उस समय तो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, पंजाब प्रांत। आज ये पाकिस्तान में पड़ता है, टोबा टेक सिंह जिला। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार था। 4 भाई थे और ये सबसे छोटे थे। 1929 की जो महामंदी आई थी ना, उसका असर उनके परिवार पर भी पड़ा। वो आयात निर्यात का काम रुक सा गया और नतीजा ये हुआ कि पैसों की तंगी के चलते बृजमोहन जी को सिर्फ 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। देखिए, हार मानने वालों में से तो वो थे नहीं। उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां की, कभी गन्ने के खेतों में गए, वहां बंडलों की गिनती का काम किया और वहां भी इतनी सटीकता से काम किया कि उनका सुपरवाइजर भी हैरान रह गया। बिल्कुल परफेक्ट गिनती। फिर एक फैक्ट्री में क्लर्क का काम किया, सिर्फ 1 रुपए रोज की दिहाड़ी पर। फिर 1942 के आसपास आर्मी की कैंटीन स्टोर में भी काम किया। वहां थोड़ा बेहतर था, 2 रुपए रोज मिलते थे। और इसी दौरान उनका विवाह भी हुआ संतोष जी से। और फिर 1944 में वो अमृतसर आ गए। अमृतसर आकर उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलके साइकिल की मरम्मत का काम शुरू किया और पुर्जे बेचने का काम। और अमृतसर में ही 1946 में एक ऐसी घटना हुई, भयानक बाढ़ आई थी, कारोबार बिल्कुल ठप और उस माहौल में चोरियां बहुत बढ़ गईं। तो मुंजल भाइयों की दुकान में भी चोरी हो गई। अब जहां बाकी लोग बैठे किस्मत को कोस रहे थे, वही क्या करें, नुकसान हो गया। वहीं मुंजल भाई चुप नहीं बैठे। उन्हें कहीं से भनक लगी कि चोर शायद आगरा की तरफ निकले। तो वो और उनके भाई पीछा करते करते आगरा तक पहुंच गए और कमाल ये कि अपना ज्यादातर चोरी का माल वापस ले आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जिसे कहते हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने सिर्फ पुर्जे बेचने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। अमृतसर में ही एक टीन के शेड में उन्होंने साइकिलें असेंबल करनी शुरू कर दी। यहीं से उनकी जो उद्यमी यात्रा है उसने असल रफ्तार पकड़ी। 1956 की बात है। पंजाब सरकार ने साइकिल बनाने के लाइसेंस तो जारी किए, पर उसमें एक पेच था। पेच ये था कि कुल 128 उत्पादकों को लाइसेंस मिलने थे और सबके लिए मिलाकर साल में सिर्फ 2 लाख साइकिलें बनाने की सीमा तय कर दी गई थी। मुंजल भाई तो बड़ी सोच रखते थे। वो इतने कम उत्पादन में बंधना ही नहीं चाहते थे। फिर वो दिल्ली गए। उस वक्त के जो केंद्रीय मंत्री थे मनु भाई शाह, उनसे मिले। उन्हें समझाया कि वो क्यों बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं। वो उन्हें मनाने में कामयाब रहे, ज्यादा उत्पादन की मंजूरी ले ली। तो फिर 1956 में ही सरकार से 50,000 रुपए का लोन लिया और अपनी पहली कंपनी रजिस्टर करवाई, हीरो साइकिल्स। और उसके बाद जो तरक्की हुई वो देखने लायक थी। पहले साल में उन्होंने 639 साइकिलें बनाई। अगले ही साल ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 7,803 और 1961 आते आते वो साल में 31,000 साइकिलें बनाने लगे थे। उन्होंने डीलरों को सिर्फ माल बेचने वाला नहीं समझा, उनको अपना पार्टनर माना। एक किस्सा काफी मशहूर है। कानपुर के एक डीलर थे बलदेव जी। उन्होंने हीरो को 100 साइकिल किट का ऑर्डर दिया। हीरो की तरफ से उन्हें 104 किट भेज दी गईं, लेकिन पैसे सिर्फ 100 किट के ही लिए गए। उन्होंने फोन करके पूछा, भाई ये क्या है? तो बृजमोहन जी के भाई थे ओम प्रकाश जी। उन्होंने बताया कि नहीं, ये जानबूझकर किया है, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिए। इस एक छोटे से कदम ने, इस व्यवहार ने बलदेव जी का दिल जीत लिया। कहते हैं वो अगले 50 सालों तक हीरो के पक्के डीलर बने रहे। और इसी तरह के भरोसे और व्यवहार के चलते हीरो ने देखते ही देखते एक ही साल में 500 से ज्यादा डीलर जोड़ लिए। और उस जमाने में एटलस साइकिल एक बहुत बड़ा नाम था, उनको भी पीछे छोड़ दिया। वो जानते थे कि विश्वास ही लंबी साझेदारी की नींव होता है। लेकिन सिर्फ रिश्तों पर ही जोर नहीं था, वो तकनीक के महत्व को भी समझते थे। वो अक्सर विदेश जाते थे, नई मशीनरी देखने, खरीदने। बार तो जर्मनी गए और वहां से 2 लाख रुपए में चेन बनाने का पूरा प्लांट ही खरीद लाए, ताकि क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों बेहतर हो। नतीजा ये हुआ कि 1968 तक हीरो साल में 1.25 लाख यानी 1.25 लाख साइकिलें बनाने लगी थी। साइकिल बाजार में तो उन्होंने अपनी धाक जमाई ली थी। अब वो आगे देख रहे थे। 1963 से ही उन्होंने एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। इंडोनेशिया, केनिया, ईरान, इराक जैसे कई देशों में साइकिलें भेजना शुरू किया। सरकार से बाकायदा एक्सपोर्ट लाइसेंस भी हासिल किया। 1986 में हीरो साइकिल्स दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। इसी दौरान उन्होंने एक और चीज की, मोपेड भी बाजार में उतारी। साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच का एक सेगमेंट था वो, और वो भी काफी सफल रही। मुंजल जी ने वक्त की नब्ज को पकड़ा। उन्हें ये समझ आ गया था कि भारतीय ग्राहक अब बदल रहा है, उसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वो अब सिर्फ साइकिल या मोपेड से आगे बढ़कर एक प्रॉपर 2 व्हीलर चाहता है, स्कूटर या मोटरसाइकिल। यही सबसे बड़ी चुनौती थी।
भारत में उस समय मोटरसाइकिल बनाने की जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी या जो विशेषज्ञता चाहिए थी, उसकी कमी थी। तो मुंजल जी ने फैसला किया कि किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। उन्होंने कई विदेशी कंपनियों पर रिसर्च की जो भारत में आने में दिलचस्पी रखती थी, और आखिरकार उनका ध्यान गया जापान की होंडा पर। होंडा उस समय देखिए अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती थी। उनके इंजन बहुत भरोसेमंद माने जाते थे, और सबसे बड़ी बात फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कम पेट्रोल में ज्यादा चलना। और होंडा भी भारतीय बाजार में कदम रखना चाहती थी, तो भारतीय ग्राहक की जरूरत, मजबूत गाड़ी, कम खर्चा, अच्छा माइलेज और होंडा की ताकत, ये एक तरह से बिल्कुल सही मैच था, परफेक्ट जोड़ी। जब होंडा के बड़े अधिकारी फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोट की, वहां काम करने वाला हर कर्मचारी, हर वर्कर पूरी लगन और अनुशासन से अपने काम में डूबा हुआ था। किसी ने भी उन अधिकारियों की तरफ मुड़कर या गर्दन उठाकर देखा तक नहीं। सबका ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। और ये वर्किंग कल्चर, ये अनुशासन देखकर होंडा की टीम बेहद इंप्रेस हुई। उन्हें लगा कि हाँ, ये सही पार्टनर है। दोनों कंपनियों को एक दूसरे में फायदा नजर आया, और 24 दिसंबर 1983 को हीरो और होंडा के बीच एक जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम का समझौता साइन हो गया। 1984 में आई हीरो होंडा सीरी 100, और ये भारत की शुरुआती 4 स्ट्रोक इंजन वाली मोटरसाइकिलों में से एक थी। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब था ज्यादा माइलेज, और जो पुराने 2 स्ट्रोक इंजन होते थे जो धुआं ज्यादा छोड़ते थे, उनके मुकाबले ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर था, कम प्रदूषण। पहले ही साल में 40,000 गाड़ियां बिक गईं, आप सोचिए। और 1996 तक आते आते ये आंकड़ा सालाना 2.7 लाख यूनिट तक पहुंच गया था। ब्रिज मोहन जी चाहते थे कि इसकी कीमत 10,000 रुपए से कम रखी जाए, 9,990, लेकिन टैक्स वगैरह जोड़कर ये करीब 18,000 रुपए की पड़ी। फिर भी लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। और फिर 1995 में आई स्प्लेंडर। ये नाम तो आज भी गूंजता है, आज भी सड़कों पर दिखती है। स्प्लेंडर ने तो बिक्री के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, और हीरो होंडा की सफलता इतनी जबरदस्त थी कि साल 2001 तक ये दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी बन गई थी। देखिए, जब समझौता हुआ था तो उसमें ये तय हुआ था कि हीरो जो है वो साइकिल के अलावा स्कूटर या मोटरसाइकिल के दूसरे सेगमेंट में सीधे तौर पर नहीं आएगी, और होंडा जो है वो भारत में स्कूटर तो बना सकती थी, जैसे उन्होंने एक्टिवा बनाई, पर मोटरसाइकिल सेगमेंट में वो हीरो होंडा के अलावा खुद से अकेले नहीं उतरेगी। ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र का बंटवारा था एक तरह से। हीरो अब बड़ी हो चुकी थी और वो वैश्विक बाजार में अपने पंख फैलाना चाहती थी, मतलब दुनिया के दूसरे देशों में अपनी बाइक बेचना चाहती थी। समझौते की शर्तें उन्हें रोक रही थी, और दूसरी तरफ शायद होंडा को भी अब लग रहा था कि भारतीय टू व्हीलर बाजार इतना बड़ा हो गया है कि वो अब अकेले बिना हीरो के अपनी पूरी ताकत से यहाँ उतरना चाहती थी। तो 2010 में हीरो ने होंडा की हिस्सेदारी खरीद ली और कंपनी बन गई हीरो मोटोकॉर्प। ये हीरो के लिए असली परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की इंजन टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। वो तो हमेशा से होंडा पर निर्भर थे, और बाजार में जोर शोर से ये सवाल उठने लगे कि भाई क्या हीरो अब अकेले टिक पाएगी, होंडा के बिना चल पाएगी। यहीं पर हीरो का जो मैनेजमेंट था, जो विजन था, वो काम आया। उन्होंने हार मानने के बजाय एक बहुत सोची समझी मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं, उस पर काम किया। सबसे पहला कदम था टेक्नोलॉजी गैप को भरना। जो टेक्नोलॉजी होंडा से मिलती थी वो अब खुद बनानी थी या कहीं और से लानी थी। इसके लिए उन्होंने बाहरी कंपनियों से हाथ मिलाया, जैसे इंजन डेवलपमेंट में मदद के लिए ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है AVL, उसके साथ साझेदारी की। फिर हाई परफॉर्मेंस बाइक्स जो थोड़ी महंगी और पावरफुल होती हैं, उनके लिए अमेरिका की एरिक ब्यूअल रेसिंग के साथ तकनीकी साझेदारी की। अंदरूनी तौर पर भी बहुत बड़े बदलाव किया। उन्होंने अनुभवी लोगों को अपनी टीम में जोड़ा, जैसे निसान जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के जो पूर्ण कर्मचारी थे, जिनके पास अनुभव था, उन्हें नौकरी दी। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया वो था जयपुर में अपना एक बहुत बड़ा, बहुत आधुनिक R&D सेंटर यानी अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करना, ताकि भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही हीरो खुद विकसित कर सके। उन्होंने भविष्य के लिए भी सोचा, युवा प्रतिभाओं पर निवेश किया। भारत के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IITs वगैरह, वहां से होनहार युवा इंजीनियरों की भर्ती की, फ्रेश टैलेंट लाए। लेकिन एक और चीज थी जो उन्होंने बहुत ही अलग, बहुत अनोखे तरीके से की, और वो था ब्रांड बिल्डिंग, यानी लोगों के मन में हीरो की एक नई अपनी पहचान बनाना, होंडा से अलग। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ मार्केटिंग की तरह नहीं देखा। पवन मुंजल जी जो अब कंपनी की कमान संभाल रहे थे, वो चाहते थे कि हीरो सिर्फ एक मोटरसाइकिल का नाम ना रहे, वो लोगों के लिए एक एहसास बने, एक जज्बा बने। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद ही किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने तब तक किया हो। उन्होंने देश के सबसे बड़े संगीतकार AR रहमान, उनके साथ मिलकर गाने बनवाए। जैसे एक गाना आया, हम में है हीरो, जिसने लोगों में एक आत्मविश्वास जगाया।
फिर एक और गाना आया, धक धक गो, जिसकी लाइनें थी, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का यारा। और सबसे बड़ी बात क्या थी, इन गानों को सिर्फ बनवाया नहीं बल्कि जनता के लिए मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। मकसद ये था कि हीरो का नाम, हीरो की भावना घर घर तक पहुँचे, लोगों के दिलों से जुड़े। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं थी। तमाम चुनौतियों और आशंकाओं के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प ने न सिर्फ भारतीय बाजार में अपनी लीडरशिप बनाए रखी बल्कि उसे और मजबूत किया। आज भी अगर आप देखें तो भारतीय टू व्हीलर बाजार में उनका सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 33.2% मार्केट शेयर। और अगर मुनाफे की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने करीब 2900 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। आज हीरो मोटोकॉर्प अपनी मोटरसाइकिलें और स्कूटर दुनिया के 47 देशों में बेचती है, और सिर्फ विकासशील देशों में नहीं, जर्मनी जैसे विकसित देश में भी उनका R&D सेंटर है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक भारतीय कंपनी सही रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक मंच पर भी खड़ी हो सकती है। बृजमोहन लाल मुंजल जी तो 2015 में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आज 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे तौर पर रोजगार दे रही है, और जिसने भारत को टू व्हीलर क्षेत्र में एक ताकतवर, एक स्वदेशी पहचान दी है। और अब जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों EVs का दौर तेजी से आ रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि हीरो की यात्रा के यही जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ग्राहकों को समझना, जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी लाना, चाहे साझेदारी से या खुद बनाकर, और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, क्या मोबिलिटी के इस अगले बड़े परिवर्तन में भी, यानी EV के दौर में भी, उनकी सफलता की कुंजी साबित होंगे?